हेलो बच्चे लोग, आज हम पढ़ते हैं ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण और परासरण दाब। देखिए, पहले कुछ एग्जाम्पल्स से उसको समझते हुए उसमें हम लोग अंदर जाते हैं। देखिए, हम अपने घरों में किशमिश रखे रहते हैं, चना, दाल वगैरह, बादाम, कोई भी बीज को रात भर हम पानी में डुबो के रख देते हैं तो सुबह तक वो फूल जाता है, उसके अंदर जो है पानी पेनिट्रेट कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। एक दूसरे तरीके से यदि हम देखना चाहें, समझना चाहें तो देखिए, अंगूर को भी अगर हम रात भर किसी कटोरी में पानी में डुबो के रख देंगे तो आप सुबह देखेंगे अंगूर फट जाता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, वहाँ पानी जब उसके अंदर प्रवेश किया तो ये एक निश्चित कैपेसिटी के बाद जब ज़्यादा पानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया तो उसके अधिक प्रेशर लगने की वजह से उसकी जो छिलका है वो फट गया। एक दूसरा अंगूर लेते हैं हम, ये तो फट गया, तो दूसरे अंगूर को लेते हैं। अब उसको हम नमक के विलयन में डुबो देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक घोल देते हैं, सांद्र विलयन, और उसमें रात डुबा करके रात भर रख देंगे तो सुबह आप क्या देखेंगे, अब वह अंगूर नहीं फटा है बल्कि वो सिकुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले प्रोसेस के अपोजिट हुआ, रिवर्स हुआ। पहले क्या था, पानी अंगूर के अंदर प्रवेश किया था, अब अंगूर के भीतर से जो उसके जूस है वो बाहर निकल गया नमक के विलयन। तो यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ समझ में आता है, ये समझ में आता है कि दो द्रवों के बीच में यदि हम कंसंट्रेशन डिफरेंस पाते हैं और उसको सेपरेट करने के लिए कोई एक पतली सी झिल्ली, जिसको हम आगे उसका नाम देंगे, उस झिल्ली के थ्रू यदि वो सेपरेट रहता है तो कम सांद्रता वाले द्रव से अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर विलायक के कण पेनिट्रेट कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि पानी में हम अंगूर को रखे थे तो अंगूर के भीतर की कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है और पानी का कंसंट्रेशन जो उसके बाहर में है वो उसका सांद्रता कम है, तो वहाँ पानी अंगूर के अंदर प्रवेश कर गया। अब जब उसी अंगूर को हम नमक के सांद्र विलयन में रख दिए तो अब नमक का सांद्र विलयन उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया और अंगूर के भीतर का उसका जो रस है वो कम कंसंट्रेशन का हो गया। तो अंदर अंगूर के भीतर से बाहर की ओर उसके जूस चले गए, उसमें विलायक के कण बाहर निकल गए, जिसके चलते वो सिकुड़ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो तालाब में और छोटे नाला वगैरह में जो मछलियाँ होती हैं उनका एडाप्टेशन और समुद्र के मछलियों के एडाप्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो नाला या तालाब के जो पानी होता है उसका कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि उसकी मछली के भीतर की सांद्रता अधिक होती है। तो साधारण सादा मीठा पानी का जो होता है वह पानी मछली के स्किन के थ्रू उसके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है, उसके बॉडी में, उसके शरीर में घुस जाता है और अतिरिक्त पानी को फिर वो अपने गिल्स, गलफड़े के माध्यम से बाहर निकालते रहता है। जबकि समुद्र में जहाँ पर खारा पानी होता है, सोडियम क्लोराइड और भी खनिज घुले रहते हैं, तो वहाँ बाहर समुद्र का पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और मछली के भीतर कंसंट्रेशन कम होता है। तो वहाँ पर मछली के भीतर से पानी समुद्र की ओर, बाहर की ओर निकलता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर वाटर मेंटेन करने के लिए वो अपने मुंह के थ्रू पानी लेते रहता है। तो ये सारी प्रोसेस से हमको ये समझ में आता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं थ्रू अ पार्चमेंट पेपर। ठीक है, एक पतली सी झिल्ली के माध्यम से यदि वो प्रवेश करता है तो साइंस इसको एक नाम दे रखा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस, परासरण। तो इसका अब हम
परिभाषा देखेंगे तो इसको हम 3 प्रकार से परिभाषित करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं विलायक के आधार पर यदि हम परिभाषा दें, एक कोई पात्र लेते हैं और इसमें यहाँ पर एक पतली झिल्ली लगा देते हैं, जिसको अब हम नाम दे रहे हैं, जो एक्चुअल हमारा साइंस कहता है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये होता किसमें है, जितने भी फलों के बीज के जो छिलके होते हैं वो, और जितना एनिमल का स्किन की पतली झिल्ली, ये सब के सब अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत क्या है, वो विलायक की कण को ही उसके से परमिशन देता है पार होने के लिए, अर्थात उसमें इतनी छोटी छेद होती हैं कि केवल विलायक के कण ही प्रवेश कर पाते हैं। विलेय के कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है तो वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उससे पास नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें लगा दिया जाए, और एक तरफ हम यहाँ पर विलायक रख देते हैं सॉल्वेंट, मान लो शुद्ध पानी है, और दूसरी तरफ रख देते हैं सॉल्यूशन रख देते हैं, अर्थात उसमें नमक घोल दिए, H2O प्लस NaCl है। कोई भी अवाष्पशील पदार्थ घोल के उसकी सांद्रता को बढ़ा दिए, तो यहाँ C1 की कंसंट्रेशन C2 से बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या होने लगता है, ये जो विलायक के कण है इस अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं, और इस जाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं परासरण। कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवेश करना या जाना या मूवमेंट होना, इसी कहते हैं ओस्मोसिस या परासरण। तो ये हो गया हमारा परासरण का प्रोसेस। अब इस परासरण को रोकने के लिए इस विलयन की ओर से कुछ प्रेशर लगाया जाता है। ये जो ओस्मोसिस है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होने लगेगा, वो स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। लेकिन उस प्रोसेस को रोकने के लिए हमको अपने से एक्सटर्नल कुछ इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके उस प्रोसेस को रोकेंगे। तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए, ओस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर हम बाहर से किसी थ्रू लगाते हैं, उस प्रेशर को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ये हो गया विलायक दाब के आधार पर परिभाषा। एक दूसरी परिभाषा हम आपको बता देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेफिनेशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, द्रव स्थैतिक दाब डेफिनेशन, प्रेशर परिभाषा। देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं, थिसिल फनल बोलते हैं इसको, कुछ इस तरीके का होता है, इसको उल्टा करके रख दिया गया है, और इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से इसको कवर कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी उच्च सांद्रण वाला विलयन रख देते हैं। लेट्स NaCl प्लस वाटर का बना हुआ ही एक उच्च सांद्रण वाला विलयन इसमें हम लोग यहाँ तक भर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको पैक कर दिए। अब इसको एक जार में डुबा देते हैं, और उस जार में पानी रख देते हैं, कम सांद्रण वाला विलयन पानी यहीं तक भरते हैं जहाँ तक इसको हम फिल किए हैं। यहाँ तक इसको हम पानी से पूरी तरह से फिल कर देते हैं, पूरा वाटर इसमें पैक कर देते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अपने आप ओस्मोसिस या परासरण होने लगा। ये जो पानी है, विलायक की जो अणु है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उच्च सांद्रण वाले विलयन की ओर अपने आप स्वतः ही जाने लगेंगे, अर्थात ओस्मोसिस होने लगता है।
अब जैसे ही ओस्मोसिस होने लगता है तो इसका जो तल है वो ऊपर उठने लगेगा, पानी अंदर प्रवेश कर गया, मतलब वहाँ अंदर की क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये उठते उठते मान लीजिए पानी भरते हुए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो कितनी हाइट तक गया है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ तक गया, इसकी हाइट को हम लोग ले लेते हैं h हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है h हाइट। तो h हाइट तक ये इंक्रीज कर गया। तो इस h हाइट के बढ़ जाने की वजह से इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी और कुछ गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वीय बल, इन तीनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। h ऊंचाई और रो इसकी डेंसिटी है, जितना घनत्व तो इसका बना, और स्मॉल g 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड जो होता है, और ये घनत्व हो गया और ये। तो इस तीनों को यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये प्रेशर, अब ये जो उसका वैल्यू निकलता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर कार्य करता है। यह जो प्रेशर लगता है वो नीचे की ओर कार्य करता है, और ओस्मोसिस नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर हो रहा है ऐसा। तो ये फोर्स जब लगता है तो अब धीरे 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 यह ओस्मोसिस रुक जाता है। तो उसी ओस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पर इनका जो कैलकुलेशन से हमको जो प्रेशर मिलता है, यही हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द्रव के बढ़ जाने की वजह से उसका स्थितिज ऊर्जा इस कैलकुलेशन से हमको मिलता है। तो ये जो द्रव स्थितिज प्रेशर लगता है नीचे की ओर, वही ओस्मोसिस प्रोसेस को रोकता है, और जितना प्रेशर हमको यहाँ प्राप्त होता है वही प्रेशर हमारा परासरण दाब होता है। इस तरह से हम मेजर भी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेफिनेशन। एक तीसरा डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम विलायक और विलयन के बीच होने वाली प्रोसेस से हम डेफिनेशन देखे थे। तो हर जगह विलायक और विलयन हो ऐसा तो नहीं है, दो विलयन के बीच भी क्या ओस्मोसिस हो सकता है? तो यस, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम फिर से एक जार लेते हैं और यहाँ पर अर्ध पारगन में झिल्ली लगा देते हैं, और यहाँ सॉल्यूशन 1 रखते हैं। 2 सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब की बार दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, दोनों में कुछ न कुछ विलेय घुला हुआ है, कोई भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो जाहिर है दोनों के कंसंट्रेशन में कुछ डिफरेंस होगा या डिफरेंस रखेंगे। दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होने पर उसको एक अलग नाम देते हैं, वो धीरे से पढ़ेंगे। अभी हम मान चल रहे हैं कि C1 का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है C2 से, C1 का C2 से। तो यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको परमिट करता है अपने से पास होने के लिए, विलायक के कणों को ही एंटर करने देता है। तो चूंकि ये भी सॉल्यूशन है, दोनों में विलायक है, तो विलायक के जो कण है अर्थात जल में यदि हम शक्कर को घुले हुए हैं तो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो दोनों तरफ से सॉल्वेंट इधर से इधर जाएंगे और इधर से इधर भी आएंगे सॉल्वेंट। लेकिन परंतु किंतु यहाँ पर हमको देखना है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर सॉल्वेंट कम है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सॉल्यूट ज़्यादा है। तो सॉल्यूट ज़्यादा होने के चलते C1 से C2 की ओर जो ये सॉल्वेंट आ रहे हैं, ये इनका मात्रा कम होगा, या ये जो ओस्मोसिस होगा कम होगा। और ज़्यादा ओस्मोसिस किधर से होगा? C2 कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, ये वाला जो ओस्मोसिस होगा वो ज़्यादा होगा, फास्ट होगा और ज़्यादा देर तक चलेगा। तो रिजल्टेंट नेट जो मूवमेंट होगा विलायक के कणों का, वो फ्रॉम C2 सॉल्यूशन टू C1 सॉल्यूशन, ये रहेगा हमारा। तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि कम सांद्रता वाले विलयन से
अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का गमन करना, प्रवेश करना या बहना, यही हमारा ओस्मोसिस कहलाता है। और उस प्रोसेस को रोकने के लिए उसके अपोजिट इधर से जो भी प्रेशर किसी भी थ्रू लगाया जाता है तो वो उस प्रेशर को कहा जाता है ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। और उस परासरण दाब को पाई से डिनोट किया जाता है, पाई संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर दोनों का डेफिनेशन, अलग अलग प्रकार के, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जितने अर्धपारगम्य झिल्ली हैं ये सब नेचुरली हमको मिलते हैं। जितने भी एनिमल की स्किन हो गया और फल सब्जी बीज के जो छिलके होते हैं वो सब हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं। एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली जो प्रयोगशाला में बनाया हुआ होता है वो होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कृत्रिम है जो लगभग इन्हीं की तरह ही वह काम करता है। इसका सूत्र होता है CuFe। ये उपसहसंधि यौगिक है, इसका नाम हम IUPAC नाम अलग होता है, बताएंगे आपको। अभी से भी जानिए कॉपर फेरोसाइनाइड है जो कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये कभी भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए इस परासरण दाब को मापने का एक स्पेशल मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है वो जनरली हमारे 12th के चैप्टर में, हमारे कोर्स में है, वो होता है बर्कले एंड हार्टले की विधि। उसको हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी विलयन के परासरण दाब का मापन कैसे किया जाता है। ये देखिए बर्कले एंड हार्टले प्रोसेस किसी भी विलयन का परासरण दाब मापने का सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है इसको। देखिए इस तरीके का इसका एक सेटअप बना हुआ होता है। यहीं पे आप लोग स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हो ये है कैसा। ये एक्चुअल में ऐसा, इसको आप लोग ऐसे खड़े में समझना है। इस तरीके से ऐसा एक गोल पहले एक बना हुआ है ऐसा, ये है ऐसा गोल, ये भीतर ये वाला एक ट्यूब है इस तरीके का। और ये मान के चलिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली से कवर किया हुआ है। ये जो ट्यूब जैसे दिख रहा है ये ट्यूब हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ है, ऐसा ये ऐसा इस तरह से लगा हुआ है। और उसके चारों तरफ एक और कवर किया गया है, वो प्लास्टिक का, जनरली प्लास्टिक हो सकता है या कोई भी धातु हो सकता है। इसके बाहर एक और ऐसे कवर किया हुआ है, ठीक है। डबल बेलन है, समझ लो अंदर एक बेलन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ है और उसके बाहर एक और बड़ा सा बेलनाकार कवर इसके चारों तरफ कवर किया गया है, जिसको हम ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं। तो ये हमको ऐसा नहीं समझना है, ये इसके पूरा इसके चारों तरफ ऐसा कवर किया हुआ है। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर इसको ऐसा रख करके इसमें उस विलयन को फिल कर दिया गया है जिसका परासरण दाब हमको मापना है। ये देखिए ये लिखा है विलयन। तो ये इस अर्धपारगम्य झिल्ली वाले इस बेलन के या इस बेलनाकार पात्र के बाहर चारों तरफ ऐसे पूरा वही विलयन रखा हुआ है। अब इसको ऐसा रख दिए हैं। अब इसके इधर से एक एंटर पॉइंट बनाए हैं एक पाइप के थ्रू, जिसमें से हम पानी डालेंगे और इसमें इधर भी एक केस नली कैपिलरी ट्यूब जिसको बोलते हैं, ये प्लास्टिक का या कांच का रहेगा। ये प्लास्टिक पारदर्शी प्लास्टिक या कांच का हो सकता है। और ये इसके ऊपर में हम यहाँ पर पिस्टन लगा रखे हैं प्रेशर लगाने के लिए, और कितना प्रेशर वहाँ पर यूज़ हो रहा है, कितना प्रेशर लगाना पड़ा, उसको मापने के लिए यहाँ पर बैरोमीटर लगा दिया गया है। यहाँ पर प्रेशर को ये मेज़र करेगा। ये देखिए इस तरह से सेटअप को थोड़ा और समझाते हैं। ये है ये वाला हमारा एक बेलन या पाइप, ठीक है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ है। ये बिल्कुल प्लास्टिक का इस तरह से कोई कवर नहीं है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। और ये इस तरह से एक बड़े से बेलन में ऐसा रखा हुआ है, इस तरह से पैक कर दिए ऐसा, ठीक है। और इसमें पूरा
विलियन को अब भर दिया जाता है। इस वाले इसमें इसके चारों तरफ पूरा विलियन भरा हुआ है। ये इसके चारों तरफ विलियन भरा हुआ है, ऐसा इस वाले इसके चारों तरफ पूरा विलियन भरा हुआ है। तो इस तरीके का ये सेटअप बना हुआ है और इसको ऐसा रख दिए हैं। और इधर से हम इस अर्धपारगम में झिल्ली युक्त जो हमारा पाइप है या बेलन है या जो भी स्पेस है, इसमें हम क्या भरेंगे, पानी इसमें भरा जाएगा। कम सांद्रता वाला विलायक हम इसमें पैक करेंगे ऐसा। तो इधर से जब भरेंगे तो हमको इधर से पूरा भरने के बाद यहाँ दिखाई देने लगेगा कि कितने हाइट तक, कहाँ तक पानी भर गया है। ठीक, और इसके चारों तरफ उच्च सांद्रता वाला विलियन रखा है जिसकी परासरण दाब हमको मेजर करनी है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही थोड़ी देर होगा तो अपने आप स्वतः ही इसके भीतर का जो H2O है, पानी है, ये विलायक है, ये इसके अर्धपारगम में झिल्ली के थ्रू सभी तरफ विलियन में जाने लगेंगे, पेनिट्रेट करके, अर्थात ओस्मोसिस होने लगेगा। तो जब यहाँ से पानी अर्धपारगम में झिल्ली के थ्रू बाहर लीकेज हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ जो तल था वो डाउन होता दिखाई देगा हमको। यहाँ से ये पानी का तल नीचे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके थ्रू ये पेनिट्रेट कर जा रहे हैं, लीकेज हो जा रहे हैं। तो अब इस नीचे जब जैसे ये पानी का तल यहाँ तक पहले मान लो भरा हुआ था, यहाँ से अब घटते घटते नीचे जाएगा तो हम समझ जाएंगे ओस्मोसिस हो रहा है। अब उस ओस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है, क्योंकि कितना दाब लगाएंगे तो ओस्मोसिस रुक जाएगा। उसको पिस्टन के थ्रू इधर आप इसको प्रेशराइज करते हैं, इस विलियन में अपोजिट इधर से ओस्मोसिस हो रहा है, उसके अपोजिट इस तरह से पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाते हैं और तब तक प्रेशर लगाते रहते हैं जब तक कि यहाँ वाटर लेवल जो डाउन हो रहा था वो जब स्टेबल ना हो जाए। जैसे इधर से प्रेशर लगाएंगे तो कुछ समय बाद यहाँ पानी का लेवल जो डाउन हो रहा था वो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाने का मतलब क्या हुआ, इधर से लीकेज बंद हो गया, साधारण शब्दों में, अर्थात ओस्मोसिस रुक गया। तो उस ओस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर यहाँ पर हम प्रयुक्त किए, वो ये बैरोमीटर हमको दिखा देगा कि इतना mm का या इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ ज़रूरत पड़ा है। तो जितना प्रेशर यहाँ पे ये हमको मेजर करके बताता है, वही इस विलियन का परासरण दाब होता है। बहुत ही सिंपल आसान विधि है, आसानी से यह मेजर करके बता देता है। तो ये है बर्कले एंड हार्टले का प्रोसेस, किसी भी विलियन के परासरण दाब को मापने का विधि। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम आपको इस ओस्मोसिस के अपोजिट, जिसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, तो रिवर्स ओस्मोसिस का क्या यूज़ है इसको हम समझते हैं। यही हमारे घरों में आज जो वाटर फिल्टर मशीन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, RO लिखा रहता है, वो अलग अलग कंपनी का अपना अपना नाम जो भी दिए हों, लेकिन उसमें RO जो जुड़ा होता है, उस RO का मतलब है रिवर्स ओस्मोसिस। तो इसी ओस्मोसिस को हम रिवर्स कर देते हैं अपने किसी मशीन के थ्रू और वो उस पानी को शुद्ध करते हैं। तो ये कैसा है, क्या है, देखिए, इसी के थ्रू जो बड़े बड़े वाटर टैंक बने होते हैं शहरों में, वो नदी का पानी हो या कहीं और जगह का पानी उसमें स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं बड़े रूप में और घरों में ये भेजते हैं। या जो गल्फ कंट्री होते हैं जहाँ बर्फ़ वाली जगह से पानी को यूज़ करना है, या समुद्री पानी को जहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड घुले होते हैं, वहाँ के पानी को पीने योग्य बनाना रहता है, तब किस प्रकार से उस वहाँ पर सेटअप तैयार करते हैं और उसको पीने योग्य शुद्ध पानी में बदलते हैं। देखिए, वहाँ पर 3 स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले होता है एक्टिवेटेड चारकोल लगाते हैं, उसके बाद उसको UV रेस से गुजारते हैं, उसके बाद फिर रिवर्स ओस्मोसिस होता है, फिर हमको शुद्ध पानी मिलता है। देखिए, इसको इस तरह से हम जनरल सेटअप करके समझाते हैं आपको। ये देखिए, वाटर फिल्टर जो मशीन होता है
उसमें इस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने हिसाब से एक सेटअप बना दिए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो होता है वो गंदा पानी है समझ लीजिए, या बर्फ को पिघलाया हुआ पानी है, या समुद्र का पानी है, यहाँ पहले भर देते हैं। तो सबसे पहले उसको सक्रिय चारकोल में से गुजारते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड, वो हमारा क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ पर से पहले वहाँ उसको गुजारा जाता है। और एक्टिवेटेड चारकोल से गुजारने के, एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, उसमें अननेसेसरी जो गंध होता है, जो उसमें जो ऑर्डर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। उसमें कुछ कलर रहते हैं, उस रंग को वो अवशोषित करके उसको कलरलेस और ऑर्डरलेस बनाता है। सबसे पहला काम एक्टिवेटेड चारकोल। और यहाँ से गुजरने के बाद इसमें से वाटर यहाँ पर आता है। यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें गुजारते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी जीवित बैक्टीरिया या जीवाणु कीटाणु छोटे छोटे होते हैं वो उस किरण से मर जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आता है। अब ये हमारा है, हमारा ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस यहाँ पर होता है। ये दो स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पर गंध और रंग जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पर जो जीवित जीवाणु कीटाणु हैं वो मर गए। उसके बाद यहाँ अभी भी मान लीजिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, अभी भी जो अवाष्पशील अशुद्धियाँ हैं, जैसे समुद्री जल है तो यहाँ अभी भी उसमें सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड युक्त या गंदा पानी है, ये ऐसा हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये अर्धपारगम्य में झिल्ली से जुड़ा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इधर शुद्ध पानी कुछ रखे रहते हैं, थोड़ा सा शुद्ध पानी रखे रहते हैं, प्योर वाटर जिसकी सांद्रता कम है। और ये गंदा पानी मान के चलेंगे, सोडियम क्लोराइड वगैरह घुला है तो ये अशुद्ध पानी है अभी। तो अपने आप यहाँ से क्या होगा, इस तरह से हमारा ओस्मोसिस होने लगता है, उधर से ओस्मोसिस। तो यहाँ से हम पिस्टन के थ्रू इसको दाब लगाते हैं, और जो कि इस डायरेक्शन में काम करता है ओस्मोसिस के अपोजिट, और थोड़ी देर बाद वो ओस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। अब उस प्रेशर से और ज़्यादा प्रेशर जब उसमें हम इंसर्ट करते हैं और प्रेशर लगाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर भी तो विलायक है, पानी है, भले ही गंदगी युक्त पानी है, तो उसी में से गंदगी से हटा करके सिर्फ खाली पानी को हम उधर ले जाना है। बहुत बड़ा टंकी है ये, उसमें समुद्री जल रखाया हुआ है या किसी प्रकार के बर्फ को पिघला करके यहाँ पर लाया गया है। जो भी जहाँ जैसा पानी मिलता है उसको यहाँ ला करके, तो यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा लगाते हैं कि ओस्मोसिस के अपोजिट बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो यहाँ जो विलायक के कण हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर जाने लगते हैं। ये ओस्मोसिस हो रहा है इधर, लेकिन हम प्रेशर अब ओस्मोसिस से ज़्यादा प्रेशर जब इंसर्ट कर देते हैं तो रिवर्स ओस्मोसिस होने लगता है। यहाँ से विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू इधर जाने लगते हैं, और इधर वाटर लेवल बढ़ने लगता है, और वाटर लेवल बढ़ते हुए वहाँ से फिर हम इधर से उसको स्टोर करते जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है। पहले रंग और गंध हम यहाँ से दूर करते हैं, उसके बाद फिर जीवित बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह को यहाँ खत्म करते हैं यूवी लाइट दे करके। उसके बाद फिर यहाँ पर रिवर्स ओस्मोसिस कराते हैं, और इस तरह से हम पीने योग्य शुद्ध मिनरल वाटर प्राप्त करते हैं। तो ये है हमारा प्यूरीफायर का प्रोसेस। अब लास्ट में हम आपको बता दे रहे हैं ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न में अंतर, जो कि बहुत जरूरी है। परासरण और विसरण। देखिए विसरण और परासरण दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। परासरण में क्या होता है, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर विलायक के कणों का गति होता है, जबकि विसरण में उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर विलायक और विलेय दोनों गति कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन, कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है कि केवल विलायक ही जाएंगे। विसरण में विलेय और विलायक दोनों मूव कर सकते हैं, लेकिन उच्च से निम्न की ओर जाएंगे। उच्च विलायक से निम्न की ओर विलायक भी जा सकते हैं, विलेय भी जा सकते हैं। वहाँ पर कोई भी प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगा होता है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगा होता है। यदि लगा भी रहेगा तो उसके होल इतने बड़े होते हैं कि विलेय और विलायक दोनों जो है वो उसमें से पास हो सकते हैं।
पार हो सकते हैं। तो पहला अंतर हो गया दोनों में ये। दूसरा होता है परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी है और इसके लिए जरूरी नहीं है। तीसरी पॉइंट, सिर्फ द्रवों में परासरण की क्रिया होती है, जबकि विसरण जो है हमारा द्रव और गैस दोनों में होते हैं। तो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं और इसमें एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो परासरण तो हम लोग देख ही चुके हैं। विसरण जो होता है हमारा, देखिए विसरण, यदि आप कोई साइकिल या मोटरसाइकिल या किसी जो ट्यूब में हवा भर देते हैं या बलून में हवा भराया रहता है और वहाँ यदि छोटा सा पिन करके एकदम होल कर देते हैं तो भीतर उच्च सांद्रण वाले एरिया से कम सांद्रण वाले एरिया की ओर वहाँ जो हवा बाहर निकलता है पंचर होकर के, तो ट्यूब के अंदर, बलून के अंदर सांद्रता बहुत ज़्यादा है, एयर बहुत ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा है, तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बाहर की ओर हवा निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विसरण हो रहा है, ट्यूब का पंचर हो जाना या बैलून का पंचर होना। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सेंट की बॉटल से सेंट की खुशबू बाहर निकल रही है, तो सेंट की बॉटल के अंदर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर एयर है उसमें कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बहना ये हमारा विसरण होता है, डिफ्यूज़न। और तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके लिए, जैसे कोई सेंट स्टिक होता है, अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वहाँ से जो सेंट या धुआं निकल रहा है तो वो पहले स्टिक में वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वहाँ से हमारा एयर में कम कंसंट्रेशन की ओर वो बह रहा है। तो इस तरह से ये विसरण के उदाहरण हैं और परासरण के ढेर सारे उदाहरण हम लोग जान ही रहे हैं। तो ये है विसरण और परासरण में अंतर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।